नमस्कार मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पसंद कर रहे हैं हमारे वीडियोस को। हर बार नए टॉपिक लेकर हम आते हैं आपके सामने। एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, गोचर, जिसमें अष्टक वर्ग से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ चक्रों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी राशि संघटा चक्र के बारे में, और राशि संघटा चक्र के बाद आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे कोट चक्र। कोट चक्र को कैसे समझे? सबसे पहली बात आती है कि कोट है क्या। कोट का मतलब होता है किला। कोट चक्र, कोट को मानिए कि किला है। सबसे पहले इसमें हम ये सीखेंगे कि कोट चक्र को बनाते कैसे हैं, फिर इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझते जाएंगे। आप क्या कीजिए, एक स्क्वायर बनाइए इस तरह से, फिर उसकी एक आउटर लेयर का स्क्वायर बनाइए। उसमें स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। फिर एक और ऐसे बनाइए। इसके बाद यहां से एक लाइन, एक रास्ता ऐसे बनाइए, एक रास्ता ऐसे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कोट का मतलब होता है किला, तो ये जो कोट चक्र होता है ये एक्चुअली हमारा किला है। अब ये हमारा किला है मतलब ये चीजें आपको भी समझ आ जाएंगी जब हम इसमें आके काम करेंगे। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जो जिस तरह से मैं लाइनें बना रही हूँ, देखिए मैं बनाकर क्यों दिखा रही हूँ। इसलिए बनाकर दिखा रही हूँ कि आपको भी ये बनाने की आदत हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। मैं यहाँ पर एक प्रिंटेड भी लगा सकती थी, लेकिन मैंने सोचा बनाकर दिखाना चाहिए। जब भी किसी जातक का जन्म होता है तो उसका शरीर तैयार हो जाता है, और वो जो शरीर है उसका, वो एक्चुअली उसके आत्मा का किला मान लीजिए। उसके अंदर जो आत्मा है उसका किला है वो। ठीक है। आप लोग ये भी जानते हैं कि जब किसी जातक का जन्म होता है तब चंद्रमा के नक्षत्र को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र से ही हमें पता चलता है कि जातक पर दशा कौन सी आएगी। तो आपको क्या करना है, इस तरह का एक फिगर बनाना है, जो मैंने यहाँ पर एक किले जैसी स्थिति बनाई है। इसमें आपको देखिए, यहां से एंट्री मानिए कि हमारी आत्मा का प्रवेश यहां से होता है। ठीक है। इसी तरह से ये इसको एग्जिट पॉइंट मान लीजिए, ये एंट्री है, ये एग्जिट है। अब यहाँ पे आत्मा का प्रवेश यहां से हो गया तो हो गया। जब मृत्यु आएगी तब देखेंगे, यहाँ पे कोई मृत्यु की हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर वो नक्षत्रों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चलता है, यहाँ पर कौन से नक्षत्र आपके लिए क्या काम करते हैं, वो चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए, जब हम कोट चक्र बनाते हैं तो हम 28 नक्षत्रों को यूज करते हैं। कौन से 28 नक्षत्र? हो सर, नक्षत्र तो 27 होते हैं, नहीं, हमें यहाँ पर 28 नक्षत्र यानी कि अभिजीत नक्षत्र को भी यूज करना है। मैंने आपको यहाँ से देखिए एरो लगाकर ये बताया कि यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एग्जिट है। ये मानिए कि ये अंदर का है, ये इसको कहते हैं गर्भ। गर्भ यानी कि बिल्कुल अंदर का भाग। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे माना किसी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो। किस में हुआ हो? हस्त नक्षत्र में। तो हस्त नक्षत्र में एंट्री यहां से होगी।
आपका जन्म नक्षत्र क्या है? कलर चेंज करती हूँ। आपने अपने जन्म नक्षत्र को यहां पर से लिख देना है हस्त तक। अब हस्त के बाद आपको नक्षत्रों के नाम तो याद होंगे, है ना? मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति। स्वाति के बाद हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। विशाखा को यहां लिखना है। फिर यहां लिखना है अनुराधा। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा के बाद मूला। मूला के बाद यहां से एंट्री आएगी, यहां से ऐसे। ठीक है। मूला के बाद पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। अब यहां पर बात आती है पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा। लेकिन हमें पता है कि उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में अभिजीत नक्षत्र होता है, तो हमें यहां पे लिखना है अभिजीत। अंदर आ जाएगा श्रवण। अब बाहर निकलिए। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, अंदर आ गए भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अंदर आ गए आश्लेषा। फिर मघा, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी और हस्त आपने ये लिखा ही हुआ है। ये आपका जन्म नक्षत्र ही है। अब एक बार जब आपने ये कोट चक्र बना लिया, तो हर कोट चक्र का एक स्वामी होता है और एक कोटपाल होता है। क्या होता है? हर कोट चक्र का एक कोट स्वामी होगा और एक कोटपाल होगा। अब कोट स्वामी और कोटपाल को आप कैसे समझेंगे? कोट स्वामी मान लीजिए राजा, और कोटपाल को क्या मानिए? उस राजा का सेनापति। कोट स्वामी कौन होता है? तो जो जो जहां आपका चंद्रमा है आपकी कुंडली में, आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां पर है। अब जैसे यहाँ हस्त का चंद्रमा है, तो हस्त कौन से राशि का होता है? कन्या। हस्त नक्षत्र कौन सी राशि का नक्षत्र है? कन्या राशि का। क्या किसी और राशि में भी हो सकता है ये? हस्त नक्षत्र, अगर हम मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, तो हम देखते हैं कि वह हस्ता नक्षत्र पूरी तरह से कौन सी राशि में आता है? कन्या राशि में आता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में चंद्रमा कौन सी राशि में है, तो उसी राशि का स्वामी आपका कोट स्वामी होगा। जैसे हस्ता का स्वामी, क्योंकि ये कन्या राशि है, तो बुध इसके स्वामी हो गए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सिंपली अगर आपको देखना है तो अपना चार्ट ओपन कीजिए
उसमें देखिए कि चंद्रमा कौन सी राशि में बैठे हैं। सिंपल। ठीक है। उसके बाद आपने ये देख लिया कि आपके चंद्रमा चंद्र लगन के स्वामी कौन है, वो आपके कोट स्वामी हो गए। अब बात आती है कि कोटपाल कौन बनेंगे। जो आपका नक्षत्र है, जैसे यहां पर नक्षत्र क्या हमने लिया है, हस्त। हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि इनके चरण कौन सा है। हमने कहा कि चरण माना दूसरा है, हस्ता नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, एक अवकेहड़ा चक्र होता है, अवकेहड़ा चक्र। ये अवकेहड़ा चक्र आपको कहाँ मिल जाता है, आपके पंचांग में। पंचांग में आप अवकेहड़ा चक्र को चेक कीजिए और ये पता लगाइए कि जो ये नक्षत्र है और पदा है, उससे आपका नामाक्षर क्या है। ठीक है। जैसे हस्ता के सेकंड के जो नामाक्षर होते हैं वो श होता है, श। ये आपके सामने मैंने अवकेहड़ा चक्र खोला है, देखिए क्या लिखा है, अवकेहड़ा चक्र, नक्षत्र राशि स्वामी वर्ण वचन नाड़ी योनि। ये आपको ये देखना है कि हस्ता नक्षत्र कहाँ लिखा है। यहाँ देखिए नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। अश्लेषा के बाद हस्ता देखिए यहाँ लिखा है। हस्ता के चार चरण, एक दो तीन चार। आपको पता ही है कि हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल में लिया है कि हस्ता नक्षत्र का दूसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है, तो उससे नाम अक्षर क्या आया, ये आ गया श। श। ठीक है। तो जब हमने ये पता लगा लिया कि श से ही नाम अक्षर हो गया, अब आगे हम इसको पता लगाएंगे कि श के स्वामी कौन है। हर अक्षर हर वर्ण के कोई स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि ये नाम अक्षरों के जो स्वामी हैं वो कैसे पता लगाएं। तो जो हमारे हिंदी की वर्णमाला है उसमें जो आ ई ई उ ऊ ए ये हैं, इनके स्वामी होते हैं सूर्य। क वर्ग वालों के जो स्वामी होते हैं, क ख ग घ वालों के, वो होते हैं मंगल। च वर्ग वालों के, चो छो जो झो ञ वालों के शुक्र होते हैं। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण के स्वामी होते हैं बुध। त वर्ग, त थ द ध न के स्वामी होते हैं गुरु। प वर्ग यानी कि प फ ब भ म, इनके स्वामी होते हैं प वर्ग। प फ ब भ म, इनके स्वामी होते हैं शनि। य र ल व के स्वामी होते हैं चंद्रमा। और जो बचे शो श स ह, इनके होते हैं राहु। ठीक है। तब आपने देखा कि यहाँ पर जो नाम अक्षर आ रहा है हस्ता के दूसरे चरण से, वो आ रहा है ये वाला श। तो इसके स्वामी बने राहु। तो कोटपाल कौन हुए, राहु। एक बार आपने क्या किया, ये अपना कोट चक्र तैयार कर लिया और कोट स्वामी पता लगा लिया और कोटपाल पता लगा लिया। इसके बाद मैं थोड़ा सा इस कोट चक्र के बारे में आपको आइडिया दे देती हूँ।
इसको ये मानिए कि ये आपका शरीर का है। ठीक है। और इसमें ये एक कोट यानी कि दुर्ग यानी कि किले की तरह काम करता है। इसमें यहाँ ईशान कोण से आपके नक्षत्र की एंट्री होती है। अब बाकी के आपको डायरेक्शंस पता ही हैं, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, और इधर नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट है। हाउएवर इन डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये जो सबसे अंदर का हिस्सा है ना, इसको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब पिलर। ये इस कुंडली का पिलर है। ठीक है, यही राजा रहते हैं, होने चाहिए, रहते हैं या होने चाहिए। उसके बाद वाला जो ये है, ये इसका गलियारा हो गया, यानी कि राजा का कमरा ये हो गया। उसके बाहर का एरिया जो प्रोटेक्शन लेयर होती है वो है ये प्रोटेक्शन लेयर। उसके बाद ये जो हो गया ये प्रकार, यानी कि चारों दीवारी बनी हुई है, ये चार दीवारी बनी हुई है। और बाकी जो हो गए वो हो गए बाह्य। बाह्य मतलब कोट चक्र के बाहर का हिस्सा। इस चक्र में देखें तो हस्त मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा कहाँ है? हस्त मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा उत्तर भाद्रपद मृगशिरा आद्रा उत्तर फाल्गुनी, ये बाह्य स्थान पे है, बाहर से प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये नक्षत्र। ठीक है, और इसी तरह से लेयर्स बनी हुई हैं। अब कैसे इसको देखना कैसे है? आपने एक बार ये बना लिया, कोट स्वामी डिसाइड कर लिया, कोट पाल डिसाइड कर लिया। अब आपको देखना है कि आपको सपोज आज का देखना है। आज का डेट है, आज है 27/7/2026। आपने ये देखना है कि सभी नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कौन कौन से नक्षत्रों में हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स, ये आज ये कौन से नक्षत्र में है। ठीक है। हर इंसान का जो है कोट चक्र अपना अपना होगा, हर एक का। हमने क्या करना है, उस दिन का गोचर लगा देना है। किस दिन का? जिस दिन का हमें कोट चक्र तैयार करना है। आज के समय दिन का देखें तो सूर्य जो है कौन से नक्षत्र में है? पुष्य। चंद्रमा है नक्षत्र मूल में। मंगल है मृगशिरा। बुध है पुनर्वसु। बृहस्पति पुष्य। शनि शुक्र पूर्व फाल्गुनी। शनि है रेवती में। राहु शतभिषा। और केतु है मघा में। तो आपको एक बार ये पता चल गया कि कौन सा नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, तो अब आपने ये समझ लीजिए। अब इनको लिखना है यहाँ। जैसे सूर्य के लिए पुष्य, तो पुष्य कहाँ है? पुष्य पुष्य पुष्य, ये यहाँ पर सूर्य आता है। फिर चंद्रमा मूल में है, तो मूल, मूल देख लीजिए, मूल ये रहे चंद्रमा। मृगशिरा में मंगल, तो मृगशिरा देखिए, मंगल मृगशिरा में। बुध पुनर्वसु में, तो बुध आ गए यहाँ। पुष्य,
पुष्य में ही बृहस्पति है, आ गए। पूर्व फाल्गुनी में शुक्र, पूर्व फाल्गुनी में शुक्र। रेवती में शनि, शतभिषा में राहु, शतभिषा में राहु, और मघा में केतु, मघा में केतु। एक बार ये आपने लिख लिया। अब नियमों को समझिए। यहां से मैं ये हटा देती हूँ। नियम ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें कोट स्वामी को देखना है। कोट स्वामी का स्तंभ में होना ठीक रहता है, स्तंभ से बाहर जाना इनका ठीक नहीं रहता, या फिर स्तंभ की तरफ जा रहे हो लेकिन बाहर की तरफ आना ठीक नहीं रहता। अब अगर हम यही देखें कि आज बुध पुनर्वसु में है और वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बुध तो आज के समय में रेट्रो चल रहे हैं, अभी वक्रिय चल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये पुष्य से, पुनर्वसु से पुष्य की तरफ ना जाते हुए बल्कि कहाँ आ रहे हैं, आर्द्रा की तरफ, यानी कि बाहर मुड़े हुए हैं। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है। पहली बात कि कोट स्वामी को अंदर की तरफ होना चाहिए या फिर अंदर जाते हुए होना चाहिए, लेकिन ये ना तो अंदर है ना अंदर जाते हुए हैं, बल्कि क्या है, ये बाहर आ रहे हैं। सही है। तो पहली बात हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि कोट स्वामी की स्थिति क्या है, क्या वो दुर्ग में है। दुर्ग में तो है लेकिन स्तंभ में है, ये स्तंभ है ना, या स्तंभ की तरफ जा रहे हैं, नहीं ये स्तंभ की तरफ नहीं जा रहे, ये बल्कि कहाँ जा रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा वो नहीं माना गया। दूसरी बात, कोटपाल को ये कहा जाता है कि वो बाह्य स्थान में हो तो अच्छा है, क्योंकि ये सेनापति है, और बाह्य स्थान यानी कि सेनापति का क्या काम है, दुर्ग की रक्षा करना। रक्षा कैसे होगी, कमरे में अंदर बैठ के थोड़ी होगी, नहीं, बाहर फ्रंट पे रहकर सीमा पे खड़े हो। अब राहु को देखें तो वो बाह्य भाग में तो नहीं है, लेकिन कहाँ है, ये जो राहु है ये शतभिषा में है और प्राचीर पर है। चलिए फिर भी ठीक मान सकते हैं, कम से कम अंदर नहीं है। अब राहु की चाल को अगर हम समझें तो राहु हमेशा ही रेट्रो चलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये अंदर की तरफ मुंह करे हुए हैं, बाहर ना आके ये शतभिषा से धनिष्ठा में जाएंगे ना। ठीक है, यानी कि अंदर मुंह करके खड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बाह्य भाग में है, प्राचीर में है, तो आज के समय में राहु की स्थिति को ये मान लीजिए कि प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं, चाहे अंदर देखते हुए दे रहे हो, चाहे शत्रुओं को बाहर देखते हुए ना दे रहे हो, पर दे तो रहे हैं, है ना। एनीवे, सबसे पहले कोट स्वामी और कोटपाल की स्थिति को समझा जाता है। अब बात आती है तीसरी। ये कहा जाता है कि जो पापी या क्रूर ग्रह हैं, अब मैं यहां पर ये नहीं बताऊंगी कि पापी और क्रूर ग्रह कौन से, उनको किले के स्तंभ में, या फिर ये वाला जो भाग है ना, ये जो आंगन जैसा कमरे के चारों ओर वाला, यहां नहीं होना चाहिए। यहां इनका होना ये बताता है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, इन्फेक्शन जैसा कुछ ना कुछ हो रहा है। अब यहाँ सूर्य अगर जा रहे हैं तो फिर वो बुखार दे सकते हैं, केतु जा रहे हैं तो इन्फेक्शन दे सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा
कि कौन सा ग्रह है। मंगल है तो वो ये भी बुखार दे सकते हैं, शरीर में गर्मी। शनि है तो दर्द, दर्द देंगे। ठीक है ना, दर्द देंगे, क्योंकि इनका नाम काम है कष्ट देना, दर्द देना। शरीर में दर्दें हो सकती हैं। अब यहाँ इस स्थिति में देखें तो केतु यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल स्तंभ में नहीं है, लेकिन थोड़ा बाहर तो है, और इनका मुंह भी अंदर की तरफ है। क्यों अंदर है? क्योंकि मघा से ये आश्लेषा में आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे पर चलो आएंगे। यानी कि ये ठीक नहीं है, केतु की स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं है। सूर्य, सूर्य को देखें तो पुष्य में है, तो पुष्य के बाद ये कहाँ पर जाएंगे? आश्लेषा में जाएंगे। यानी कि सूर्य भी, यानी ये बता रहे हैं कि एक और महीना बुखार जैसी स्थिति रह सकती है, क्योंकि सूर्य का काम है। दूसरी बात, गुरु, गुरु का होना यहाँ अच्छा है। ठीक है ना, पुष्य के बाद ये भी आश्लेषा में जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पुष्य में है तो ठीक है। गुरु का होना यहाँ पर अच्छा है, कहते हैं शुभ ग्रहों का होना ठीक रहता है। अशुभ ग्रहों को तो बाहर ही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर हम इस दुर्ग में देखें, मंगल, शनि और राहु बाहर। मंगल तो बिल्कुल ही बाहर है, बाह्य स्थान पे है, मृगशिरा में। मृगशिरा के बाद आद्रा में आएंगे तो भी ठीक है, पुनर्वसु तक ठीक है, लेकिन पुष्य और आश्लेषा में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, शरीर पे गर्मी जैसी स्थिति बन सकती है। एनीवे, इसी तरह से आई होप, कहते हैं कि जो सौम्य ग्रह है उनका अंदर होना अच्छा होता है। यहाँ चंद्रमा बाहर बैठे हैं, शुक्र भी बाहर की स्थिति में और बाहर की तरफ जाते हुए। तो इस जातक का आज, आज जो 27 जुलाई 2026 को जब हम इनका चार्ट कोट चक्र बनाकर देख रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस जातक की तबीयत ठीक नहीं है। स्वास्थ्य हानि दे रहा है कौन? और मन भी परेशान है। कैसे परेशान है? चंद्रमा जो मन है वो बाह्य स्थान में बैठ गए, बिल्कुल बाहरी लेयर पे, जबकि चंद्रमा तो सौम्य ग्रह है, इन्हें अंदर होना चाहिए। क्रूर ग्रहों को होना चाहिए बाहर। ये अच्छी बात है कि राहु, शनि और मंगल बाहर है तो कोई कॉम्प्लिकेसी नहीं है, लेकिन केतु का अंदर हो की तरफ होना ये बताता है कि कुछ इन्फेक्शन तो है। और सूर्य का भी वहीं पर अंदर की तरफ जाना, यानी कि कुछ बुखार जैसी स्थिति हो सकती है। गुरु का वहां होना बताता है कि ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे भी सूर्य फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो एक महीने में तो ये, एक महीने से कम में ही, नक्षत्रों को तो 13 दिन में ही क्रॉस कर जाएंगे ना। 13 डिग्री 20 मिनट के हैं, तो 13 डिग्री, तो यानी कि 1 डिग्री एक दिन चलते हैं सूर्य, तो यानी कि लगभग 10-12 दिन में ठीक हो जाएंगे। बुखार जैसी स्थिति तो ठीक हो जाएगी, लेकिन गुरु और आशीर्वाद दे रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बुध अभी रेट्रो है, अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, जब ये डायरेक्ट होंगे तो अंदर चले जाएंगे, तो ये भी एक स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है ना, कोट स्वामी का अंदर जाना ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज की डेट में यानी कि 27 जुलाई को इस जातक की तबीयत में हानि दिखाई देती है। ठीक है, अब बात आती है कोट चक्र को कहाँ कहाँ यूज किया जाए। पहले पुराने समय में क्या होता था कि राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे, ठीक है, तो इस चीज को कोट चक्र को देखा जाता था। लेकिन आज के समय में इसको मेडिकल साइंस से भी जोड़ा गया है। मेडिकल साइंस बोल दिया है मैंने, इसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोलना है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कोट चक्र का, जैसे मैंने ही आपको कहा कि इस जातक की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, से जोड़ा जाता है। अगर जन्म नक्षत्र पे राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों का गोचर हो जाए तो ये खतरनाक हो जाता है, काफी खतरनाक।
जन्म नक्षत्र पे तो सौम्य ग्रह ही होने चाहिए, पापी ग्रह ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो कोट चक्र को देखने की प्रैक्टिस कीजिए। काफी चीजें बताई जा सकती है, स्पेशली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, हर व्यक्ति का कोट चक्र अपना अपना है, अपना अपना कोट चक्र बनाइए। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग करते ही हैं। आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, वीडियोस को आप पसंद कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो, पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।